को वहाँ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट में। आपका अपना सलमान उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है आज के 5वां दिन था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच का, जो कि पहला टेस्ट मैच कराची में खेला जा रहा था। उसका आज आखिरी दिन था, जो कि शॉकिंग रिजल्ट वही जो हम कह रहे थे कि भाई आप इस चीज़ पे ना जाएं, लेकिन फिर हम अगर अपने मुल्क में अपनी पिचेस पे हम मैचेस ड्रॉ करवाएंगे या हारेंगे तो फिर हम जीतेंगे कहाँ पे जाके, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो कल का दिन गुजरा, मैं वीडियो नहीं बना सका जाते हुए क्योंकि थोड़ा सा फिर आपको पता है आजकल काम का सीज़न है, मैं वहाँ पे बिज़ी होता हूँ थोड़ा सा। चलें उसके वो तो साथ साथ चलते ही रहेगा काम भी, लेकिन आप लोगों के साथ भी जुड़ना होता है। इस वजह से जो कल केन विलियमसन ने डबल सेंचुरी मारी है उसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बाबर आजम जो ओडीआई स्क्वाड है उसके ऊपर खुश नहीं है, वो क्या खबर निकले सामने आ रही है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जो है राशिद खान, वो कहाँ पे अब इन एक्शन नज़र आ रहे हैं और किस तरह वो टीम में कम बैक नहीं, यानी टीम को किस तरह लेके करेंगे उनके ऊपर भी एक अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा बात करेंगे इब्रार पे, उन्होंने 5 किया था कल, उनके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले क्योंकि जरूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थोड़ी सी तबीयत अपसेट है, चलें कैरी ऑन करते हैं आगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच कराची में खेला जा, नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना स्टेडियम में खेला जा रहा था। वहाँ पे पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है, अभी पाकिस्तान ने जो 138 तकरीबन रन का टारगेट दिया वहाँ पे आगे डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान ने जो दूसरी इनिंग अपनी स्टार्ट की 311 रन। पहले बात करते हैं पहली इनिंग में पाकिस्तान ने 438 रन बनाए, फिर 612 रन उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने बनाए और लंबी लीड 174 रन की पाकिस्तान को उन्होंने दी और 9 खिलाड़ियों में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। फिर आए पाकिस्तान दोबारा बैटिंग करने के लिए आए, 311 रन बनाए, 8 विकेट पे 138 रन का टारगेट दिया 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे और डिक्लेयर करके इनिंग फिर आखिर जब ये ओवर रह गए थे तकरीबन 10 से 12 ओवर्स रह गए थे, तब इनको चांस दिया गया न्यूजीलैंड को आप इसमें और, लेकिन क्या डोमिनेट करते हुए इनकी बैटिंग नज़र आई है। इन्होंने आखिर में आगे यहाँ पे करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि हमें कवर जिस तरह वो इन्होंने पूरे अपने प्लेयर्स को बाउंड्रीज पे रह गए थे और पूरा इन्होंने चक्कर यही डाल लिया था जैसे हम T20 मैचेस खेल रहे हैं और किस तरह की टैकिंग ये कर रहे थे। इसके ऊपर आप डिटेल से थोड़ी बात करते हैं। पाकिस्तान का जो बैटिंग कार्ड है, जो पहली इनिंग का देख लेते हैं। पाकिस्तान जो रहे हैं टॉप ऑफ द टेबल, बाबर आजम 161 रन बना सके, आगा सलमान 103, टिम साउदी ने पहली इनिंग में 3 आउट किए थे, फिर माइकल ब्रेसवॉल उन्होंने 2 आउट किए थे। फिर जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आई तो केन विलियमसन ने नाकाबिल शिकस्त 395 बॉलों पे डबल सेंचुरी है। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी दूसरी डबल सेंचुरी है जो इन्होंने, और पाकिस्तान को बड़ा इनका फेवरेट है कि पाकिस्तान बॉलर्स को बड़ा धोते हैं 200। उसके बाद जब एंड पे इब्रार साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वहाँ पे आकर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रेस किया केन विलियमसन को और उन्होंने कहा कि ये इनको बॉलिंग करते हुए मुश्किल है, जो मेरी अच्छी बॉल पे भी ये हिट कर रहे थे। तो ये ऐसे पहले मुझे बैट्समैन नज़र आए हैं जो अभी वो उनके 2 से 3 मैचेस हुए इंटरनेशनल, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो रूट को भी की मैंने बॉलिंग, इसके अलावा और भी बड़े बड़े खिलाड़ियों को बॉलिंग की है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल में केन विलियमसन ने डाला क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से टेक्निक वाइज बहुत अच्छे बैट्समैन है, ये उनका कहना था। उनका बहुत मज़ा आया मुझे उनको बॉलिंग करके। तो उसके उनका साथ जो टॉम लैथम 113 रन बना सके पहली इनिंग में। उसके बाद इब्रार अहमद ने 205 रन दिए, 5 खिलाड़ी को आउट किया, 5 उन्होंने मारा और नुमान अली ने 3 खिलाड़ी को आउट किया। उसका पाकिस्तान जब दूसरी इनिंग में बैटिंग करने के लिए मामूल 96 पे आउट हो गए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उनको 100 करना चाहिए था, लेकिन वो एक अच्छी गेंद पड़ने की वजह से आउट हो गए। फिर साउथ स्किल ने उनका साथ दिया, 55 रन नॉट आउट रहे। इस 6 खिलाड़ी को आउट किया उन्होंने अपनी दूसरी इनिंग में, 86 रन दे के 6 खिलाड़ी को आउट किया। ये भी तो देखे ना, इन्होंने भी तो बॉलिंग किया। हम इब्रार को 5 भी हम कहते हैं, उन्होंने 205 रन खाए हैं। तो यहाँ पे यही अप्रोच होती है बैटिंग और डिफेंसिव और एग्रेसिव अप्रोच हम किसको कहते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं कि जो इस सॉडी हैं उन्होंने भी तो 86 रन खा के 6 खिलाड़ी को आउट किया और इब्रार ने 205 रन खा के, और उन्होंने 36 ओवर करवाए हैं और उन्होंने 68 ओवर करवाए हैं। तो ओवर्स का फ़र्क है, लेकिन बात यह है कि हम क्यों नहीं आउट कर पा रहे, वो भी तो इतने ही ओवर्स में आउट कर, उनके सामने भी यही सेम पिच है, फ्लैट पिच है उनके सामने भी, तो फिर अगर वो आउट कर सकते हैं तो फिर हमारे बॉलर्स को नहीं आउट कर सकते। ये सवालिया निशान रहेगा, हम सवाल पूछेंगे इस बारे में भी। तो आगे अब दूसरा टेस्ट मैच जो 2 तारीख से स्टार्ट होना, वो भी यहाँ पे कराची में आप देखते हैं उसकी पिच का क्या हाल बनाते हैं और किस तरह की बनाते हैं उसकी पिच भी।
जिस तरह की पिच बनेगी अब वैसे ही समझ आएगी हमें कि हम फिर बात करेंगे, फिर बुरा लगता है यहाँ पे सबको बैठ के कि हम क्यों नहीं अपने मुल्क में मैच जीत पा रहे। चलें, ये दूसरी इनिंग के जो न्यूजीलैंड यहाँ बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने 35 रन बनाए। टॉम लैथम ने 24 बॉलों पे, डेवन कॉनवे ने 18 रन बनाए और लैथम यहाँ पे भरपूर फिनिश करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि मैं यहाँ पे मैच को फिनिश करूँ और मैं जो 138 रन का टारगेट है, तकरीबन कितने रह गए, तकरीबन 80 के रन रह गए थे। तो इससे पहले ये कॉल दे दी गई कि लाइट की वजह से, जो लाइट का काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया था, जिस वजह से मैच को ड्रॉ हो गया। लेकिन हम यहाँ पे मैचेस अगर ड्रॉ करवाएंगे तो मुझे वही बात आती है, अगर हम अपने मुल्क में नहीं जीतेंगे, यहाँ पे मैचेस हारेंगे भी, हम ड्रॉ भी करवाएंगे, तो फिर हम जीतेंगे कहाँ पे जाके? यूएई में जीतेंगे। यूएई में अब हमारी क्रिकेट इतनी रह नहीं गई, हम किसी और मुल्क में जाएंगे तो वहाँ पे किस तरह हम जीतेंगे? ये आगे सवालिया निशान है। और हमने इतने ज़्यादा प्लेयर्स को, मीर हमजा थोड़े से अनलक्की रहे हैं, उन्होंने 1 ओवर करवाया, 4 रन दे के, पता नहीं उनकी क्या मसला है, उनसे ओवर भी कम करवा रहे हैं। इब्रार अहमद फिर उन्होंने आके आउट किया बड़ा अच्छे तरीके से, यानी कि इस इनिंग में जो सेकंड इनिंग में है 3 ओवर कराए, 23 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट किया। अच्छा, और मेन जो खबर निकल के सामने आ रही है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। जो मोहम्मद आमिर है, उनके बारे में आप सब फैंस के लिए, जो उनके फैंस हैं और हम भी एक टाइम में उनके बहुत बड़े फैंस थे। अब ठीक है, क्रिकेट के साथ साथ आप दिन ब दिन आपकी फ़ैन बेस चेंज होती जाती है। वैसे ही मैं आपको बताता चलूँ कि जो मोहम्मद आमिर है, उनको पीसीबी ने अलाउ कर दिया कि वो यहाँ पे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को टीम में, और उनके अपने आप को जो दिया, यानी कि अपने आप को जो उन्होंने अवेलेबिलिटी अपनी शो करवानी है, उन्होंने कहा कि मैं अपना PSL खेलूँगा, उसमें मेरी अपनी कारकर्दगी अच्छी रही तो मैं अपने आप को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल कर दूंगा और रिटायरमेंट अपनी वापस ले लूँगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर को पीसीबी ने अलाउ कर दिया कि वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आके प्रैक्टिस करें और अपनी प्रैक्टिस सुकून से अपने आप को तैयार करें, PSL के लिए तैयार कर सकें। और साथ ही जिस तरह ही आगे वो PSL में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, अपनी रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं और टीम में कम बैक कर सकते हैं। ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मैंने कहा चले ये सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दूँ। इसके बाद जो दूसरी खबर निकल के सामने आ रही है, जो कल की खबर निकल के सामने आ रही है और बड़े आप लोगों ने सुन लिया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से थोड़ी लेट खबर दे रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस पर मुझे बात करना ज़रूर चाहिए कि बाबर आजम अपने स्क्वाड से खुश नहीं है। उन्होंने हेड कोच साहब जो सुकलैन मुश्ताक इस टाइम पाकिस्तान के मौजूदा हेड कोच हैं, उनके साथ बड़ी नाराज़गी का इजहार किया कि जब अनाउंस किया गया स्क्वाड का तो मुझे पता भी नहीं है। मुझे प्लेयर्स दूसरे जो ड्रेसिंग रूम में मौजूद है उन्होंने आगे बताया कि ODI स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, क्योंकि उनके साथ कोई रब्ता नहीं किया गया, उनको कोई बात उनसे पूछा नहीं गया और ना ही उनसे कोई राय ली गई है कि स्क्वाड में किस किस को होना चाहिए। तो ख़ास तौर पे वो 2 नामों से बड़े एक नाराज़ हैं कि इन 2 नामों को क्यों ड्रॉप किया गया। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में खबर दी थी कि फ़खर जमान को उनकी फिटनेस की वजह से ड्रॉप नहीं किया जा रहा, उनको ड्रॉप किया जा रहा है तो सिर्फ उनकी कारकर्दगी की वजह से। उनकी काफ़ी देर से कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी। ODI स्क्वाड की बात करो, ODI में इतनी अच्छी नहीं थी, तो जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया। उनकी फिटनेस की कोई बात नहीं, अभी वो नेशनल कप खेल रहे हैं, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं और अगर फिटनेस ना हो तो वहाँ पे कैसे खेल सकते हैं, तो वो वहाँ पे खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, तो बाबर आजम इस चीज़ पे काफ़ी नाराज़ हैं शाहिद खान अफरीदी से। उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया कि फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद को ODI स्क्वाड में क्यों नहीं चांस दिया गया और क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। और जो बाकी शर्जील खान के बारे में अभी उन्होंने कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया, कोई ऐसी खबर निकल के अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है शाहिद खान अफरीदी के बारे में। उन्होंने कहा है कि मुझे सिलेक्शन कमेटी ने एक दफ़ा भी अप्रोच नहीं किया कि हम स्क्वाड में किसको रख रहे हैं और किसको निकाल रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं सिलेक्ट किया फ़खर जमान को और इफ्तिखार अहमद को। ये इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ हैं बाबर आजम और हेड कोच के बारे में। हेड कोच के साथ उन्होंने मशवरा भी किया कि मेरे साथ क्यों इस तरह किया जा रहा है, क्योंकि जब पहले 2017 से 18 जब सरफराज कैप्टन थे वहाँ पे भी सिलेक्शन कमेटी हमारी कभी भी सरफराज से राय नहीं लेती थी। हम उनको लड़के सेलेक्ट करके दे दिए जाते थे, सरफराज अहमद खिला लेते। लेकिन जैसे ही रमीज़ राजा एहसान वानी साहब आए उन्होंने पूरा चांस दिया इनको, बाबर आजम को कि आप अपनी मर्ज़ी से लड़के सेलेक्ट करें, लेके चलें और आप हमें रिज़ल्ट दें। लेकिन ऐसा एक बना नहीं सिनेरियो कि बाबर आजम को इस तरह का दिया नहीं गया, जिसे कहते हैं ना कि उनको पूरा चांस दे दिया गया, लेकिन उनको फिर भी हमें वैसा रिज़ल्ट नहीं दे सके कि हमें कोई ऊपर टॉप रैंक की टीम लेके जाएं या कोई हमें मेन इवेंट्स जिताएं।
तो ऐसा कोई हमें बाबर आजम नहीं दे सके खुशी या जैसे कह लें या ट्रॉफ़ी हमें नहीं दे सके, जिसकी वजह से अब सिलेक्शन कमेटी ने अपने हाथ में सारी डोर संभाल ली है। जैसे नजम सेठी साहब आए हैं, उनका यही होता है कि ऊपर से सिलेक्शन कमेटी लड़के सिलेक्ट करके दे और नीचे से आगे बाबर आजम उनको परफॉर्म करवाएं। तो अब देखते हैं आगे क्या खबर निकल के सामने आती है। अभी बाबर आजम के बारे में तो यही आ रही है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और रही खुशदिल की शाह की बात, उनके बारे में बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि खुशदिल शाह भी पिछले जो उन्होंने काफ़ी देर से अच्छी परफॉर्मेंस की ओडीआई में, और उन्होंने तकरीबन अपने हर मैच में जो खेले सिर्फ एक दो इनिंग छोड़ के बाकी उन्होंने जीत में एक अहम किरदार अदा किया है। जब हम चेस कर रहे थे उनकी इस खुशदिल की 8 इनिंग की परफॉर्मेंस ओडीआई की देख लेते हैं। 88 रन 5 पे चेजिंग करने के लिए आए, 33 रन की नहीं खेली उन्होंने, 166 पे 5 आउट थे, 314 का हम चेस कर रहे थे, वहाँ पे आए 19 रन बनाए 22 बॉलों पे। फिर 40 नीड था 34 बॉलों में, खुशदिल शाह ने 27 रन बनाए 17 बॉलों में। फिर पाकिस्तान 44 नीडेड था 24 बॉलों में, खुशदिल शाह ने वहाँ पे 41 रन की इनिंग खेली, नॉट आउट रहे, 23 बॉलों पे उन्होंने बनाए 207 रन। 6 बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे, खुशदिल शाह ने आगे नीचे 22 रन बनाए 31 बॉलों पे। 117 पे 5 आउट थे, बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे, 34 रन बनाए 43 बॉलों पे। मैं खुशदिल शाह का पूरा स्टैट्स आपको बता रहा हूँ। 196 रन बनाए 196 रन 3 खिलाड़ी आउट पे, स्टेबल पोजीशन थी, वहाँ पे खुशदिल आए, उन्होंने 21 रन बनाए 18 बॉलों पे। पाकिस्तान रीचेज 314 एंड विन, यानी कि 4 उनके हमने मैचेस जहाँ पे उन्होंने आगे परफॉर्मेंस की है वहाँ पे आगे 4 मैचेस हम जीते हैं और हम चेस करने में भी कामयाब रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 104 रन 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, वहाँ पे स्ट्रगलिंग हम रन रेट पे स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पे खुशदिल शाह उन्होंने 2 रन बनाए 8 बॉलों पे और पाकिस्तान रीचेज 206 एंड विन अगेंस्ट नीदरलैंड। यानी कि ये पूरे स्टैट निकाल के आपके सामने मैं लेके आया हूँ ताकि आपको भी पता चले कि भाई क्या ये चक्कर था और किस तरह खुशदिल शाह का भी चांस बनता था, लेकिन ओडीआई से चले T20 में हम इख्तलाफात कर सकते हैं, टेस्ट में वो आते नहीं है। T20 में थोड़ा सा इख्तलाफात थे कि उनके काफ़ी देर से वो परफॉर्मेंसेज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ओडीआई में उनके सही चल रहे थे, लेकिन नहीं रखा गया स्क्वाड में। 21 में अगर वो इफ्तिखार और खुशदिल नहीं आते तो फिर अब क्या सिलेक्शन कमेटी का सिनेरियो ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं राशिद खान पे अपडेट निकल के सामने आ रही है, उनको T20 इंटरनेशनल का कैप्टन बना दिया गया। अब वो अपने मोहम्मद नबी को रिप्लेस किया गया। मोहम्मद नबी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अपने आप को अलग कर लिया था T20 इंटरनेशनल की कैप्टनसी से, तो वहाँ पे अब राशिद खान जो हैं उन्होंने अपनी कमान संभाल ली अफगानिस्तान को, अब वो लीड करेंगे T20 इंटरनेशनल में। और अच्छे प्लेयर हैं और बड़े अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है, अब दुनिया भर में लीग से चलते हैं, हर तरह से पूरे दुनिया में अपना नाम बनवाया हुआ है उन्होंने, तो अपनी टीम को लेके आगे से आगे जा सकते हैं। तो ये अपडेट निकल जो सामने आई थी मैंने आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ। अगर आप मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुँचती रहें, और जल्दी नीचे लाइक शेयर और कमेंट भी कर लिया करें ताकि आपकी जो मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी ना उसकी वजह से मैं और काम करूँगा और प्रॉपर किया करूँगा। इंशाल्लाह हम यहाँ पे प्रॉपर अपना बनाएंगे और इंशाल्लाह सब कुछ साल लेके चलेंगे। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।